गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में हमारा पढ़ा था पदार्थ का गुणधर्म, नहीं पदार्थ का गुणधर्म, पदार्थ का गुणधर्म आप लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद हम लोग पढ़ने के लिए आए थे मात्रक के लिए। तो मात्रक आपको हमारे फिज़िक्स के टीचर ने पढ़ाया हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे रसायन विज्ञान का कौन कौन सा टॉपिक हमारे प्रेम सर ने पढ़ाया हुआ है जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो वो है, पहला टॉपिक है मात्रकों के बारे में, ठीक है। दूसरा सार्थक शब्द, सार्थक अंक, और तीसरा जो है आपका विमीय विश्लेषण। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं। और इसको हमारे प्रेम सर ने पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में रखी रहेगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं अगर चाहें तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसको वहाँ पर पढ़ लीजिएगा ज़रूर, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें भी आपको रसायन विज्ञान के तहत भी पढ़ना है, भौतिक विज्ञान के तहत भी पढ़ना है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार क्या है। छोटी छोटी परिभाषाएं जो होती हैं वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान, भार, आयतन, घनत्व और ताप, ये चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित है, लेकिन रसायन विज्ञान में भी इसको जानना अनिवार्य है, ठीक है। तो हम लोग देखिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्यमान क्या है। तो मान लीजिए ये कोई पदार्थ है या वस्तु है, ठीक है। ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु का द्रव्यमान निश्चित रहेगा। क्या होगा? द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? निश्चित रहेगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। लेकिन इसी का भार अगर देखा जाए तो भार देखिए, इसका भार जो रहेगा वो क्या होगा? गुरुत्व बल के कारण उसका भार हर स्थान पे बदलता रहता है या परिवर्तित रहता है। किसके कारण? भार जो है गुरुत्व बल के कारण, प्रत्येक स्थान पे पर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, इसका प्रत्येक स्थान पे इसका भार परिवर्तित होता रहेगा। क्या? भार। और अगर द्रव्यमान देखें तो द्रव्यमान हर जगहों पे उस वस्तु का द्रव्यमान हमेशा, जिस भी वस्तु को लेंगे उसका वस्तु का द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहेगा, और जो भार है वो गुरुत्व बल के कारण हमेशा परिवर्तित होता जाएगा प्रत्येक स्थानों पे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसका आयतन देखें तो इसी वस्तु का अगर आयतन देखना है, तो इसके आयतन के लिए आपको 3D डायग्राम की चाहिए होगा, जो इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये हो गया, ये हुआ, ये, ठीक।
ये हो गया। तो अब इसमें देखिए लंबाई क्या होगी, यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई होगी, यानी कि L ले लेते हैं लंबाई। और इसकी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक का लेंगे, तो ये देखिए ये हो गई आपकी चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की ये होगी चौड़ाई। चौड़ाई को B से आप लोग देख सकते हैं, स्मॉल b से, ठीक है। लंबाई को L से। ठीक। और ऊंचाई मतलब हाइट, जो हाइट होगी इसमें देखिए ये हाइट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का, जैसे ये अगर यहाँ से लेंगे तो ये हाइट हो गई, अगर यहाँ से लेते हैं तो ये वाली हाइट हो गई, ये हो गई हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई, जिसको h से डिनोट करते हैं। तो इसका आयतन का परिभाषा क्या हो जाता है, आयतन देखिए, आयतन बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो ये इसका परिभाषा हो जाती है, सॉरी सूत्र हो जाता है इसका, ये इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है, इसका सूत्र हो जाता है। तो अगर इसी में अब देखिए हमने क्या देख लिया, द्रव्यमान देख लिया, भार देख लिया, आयतन देख लिया। यहाँ पे ये आयतन के लिए था, और इसमें देखिए भार और द्रव्यमान और भार के लिए देख लिया। अब देखते हैं घनत्व। घनत्व के लिए आपको पता होना चाहिए घनत्व का सूत्र क्या होता है। अगर किसी भी पदार्थ का घनत्व निकालना है तो उसका घनत्व क्या होगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, ये होता है घनत्व बराबर। तो अगर देखा जाए कि इसकी आयतन का जो हो गया, आयतन का मात्रक अगर देखा जाए, मात्रक देखा जाए तो क्या होगा, मात्रक, आयतन का मात्रक होगा इसका, देखिए लंबाई को हम मीटर में देखेंगे, चौड़ाई को भी हम मीटर में देखेंगे, और ऊंचाई को भी हम मीटर में देखेंगे। तीनों चीज़ों को मीटर में देखा जाता है, तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। और इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब या तो आपका डेसीमीटर क्यूब, मतलब कोई भी चीज़ जिस लेंथ में, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिस मात्रक में दिया होगा उसी मात्रक का क्यूब हम लोग कर लेंगे वहाँ पे आयतन के दृष्टिकोण से। अगर घनत्व में देखें तो घनत्व का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में देखेंगे, किलोग्राम में। और आयतन को जो हो गया उसको किस में देखेंगे, आयतन का अभी यहाँ पे हम लोग निकाला है किसमें, मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब ये हो गया। अगर इसी को देखा जाए सरल शब्दों में, केजी मीटर क्यूब, इनवर्स में हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका मात्रक, ठीक। ये हो गया घनत्व। घनत्व भी हमने देख लिया। अब बचा ताप। तो ताप को देखने के लिए आप इसको पैराग्राफ करिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे ताप। पैमाना, ताप का समान पैमाना देखा जाए तो ताप को मापने के लिए तीन सामान्य
पैमाने का प्रयोग किया जाता है, पैमाने का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। अब वो तीनों पैमाने क्या क्या हैं आप इसमें देख लीजिए। पहला पैमाना आपका होगा कौन सा, डिग्री सेल्सियस में, जिसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और दूसरा जो है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया। और तीसरा जो है ताप को मापने के लिए वो होता है केल्विन, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये छोटी इकाई होती है, सेल्सियस जो होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, ये जो 0 से लेके 100 डिग्री तक के तापमान को माप सकता है, ठीक। और ये माप किसका होता है, जैसे जल का हो गया, जल 0 डिग्री पे अगर है तो क्या बन जाएगा, जल 0 डिग्री पे क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। और उसी को अगर उसको 100 डिग्री पे अगर गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाएगा, तो वो कैथोन बन जाएगा, तो वो वाष्पीकृत हो जाएगा। तो ये केवल 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक सेल्सियस में देखा जाएगा। और फ़ारेनहाइट को जो देखा जाता है वो किस में देखा जाता है, तो वो देखा जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। इसको अगर मापा जाएगा तो ये अगर संबंध देखा जाए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो इसमें संबंध होता है इसका, अगर देखा जाए तो फ़ारेनहाइट को 9/5 डिग्री सेल्सियस पे इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस पे 32 कर दिया जाए, तो ये चीज़ें इस पे ये इसका संबंध होता है किस पे, ये ऑफ नहीं लिखा है, ये फ़ारेनहाइट लिखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस पे संबंध ये रखता है, इस पे दोनों का संबंध क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, अगर इसमें केल्विन का देखें तो केल्विन का जो संबंध होता है डिग्री सेल्सियस के साथ में, तो वो होता है केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 275.15, ठीक है। ये अगर इसमें ऐड कर दिया जाए सेल्सियस में तो वो केल्विन निकल आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी मेरी, तापमान से संबंधित था। अब तापमान के बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक तापमान हो गया। अब तापमान के बाद इसको रफ करते हैं पहले, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा द्रव्यमान, भार, ताप, आयतन, घनत्व, ये चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। अब देखिए जो अगला टॉपिक रहेगा वो है रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम के नियम। तो इसको अब इस रासायनिक संयोजन का नियम, तो इसको कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। तो हम लोग सारे वैज्ञानिकों के वो देख लेते हैं कि कौन कौन से नियम हैं इसके तहत। तो संयोजन के तहत में आपका रासायनिक तत्वों के
तत्वों के संयोजन जो हैं, रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार तत्वों के संयोजन में, ये देखिए, तत्वों के संयोजन से यौगिकों का बनना निम्नलिखित 5 तरीके हैं इसके। निम्नलिखित 5 मूल नियम को बताया गया है। नियम के अंतर्गत बताया गया है। बताया गया है। तो वो 5 नियम कौन कौन से हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। पहले 5 नियम को देख लेते हैं। पहला नियम है आपका कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये हो गया पहला। दूसरा आपका है स्थिर, दूसरा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है आपका कौन सा? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम तीसरा हो गया। और चौथा आपका है कौन सा? गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम, ये हो गया। अभी इसके बारे में हम लोग बताते हैं पूरा। और 5वां जो है वो हो गया अवोगाड्रो का नियम। अवोगाड्रो का नियम। 5वां क्या हो गया? अवोगाड्रो का नियम। तो अब इन सब के तहत क्या क्या हुआ था ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये 5 नियम हैं हमारे। ठीक है, किसमें? तत्वों के संयोजन से यौगिकों का बनना निम्नलिखित 5 मूल नियम के अंतर्गत बताया गया है। कौन कौन से? तो वो हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम, और आखिरी में आता है अवोगाड्रो का नियम। तो इन 5 का नियम हम लोग सीरियल से देखते जाते हैं। तो ठीक है, तो इसको रफ करते हैं पहले। इस नियम के अनुसार लायूसिए सर ने, मतलब आतोएन लायूसिए ने बताया था। ये वैज्ञानिक हैं हमारे। तो इन्होंने बताया था 1789 ईस्वी में बताया था। इन्होंने इसको दिया था, इसको बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है।
तो इन्होंने बताया था कि इस नियम के अनुसार किस नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे मतलब द्रव्य को न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो ये इन्होंने बताया था। इसके लिए इन्होंने ये बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस तरीके से होता है। तो इसके अनुसार ना तो इन्होंने, अगर मान लीजिए कोई भी ये पदार्थ है या ये द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है द्रव्य फॉर्म में, अब ये द्रव्य है, तो ये किस प्रकार का द्रव्य है? ये 3 प्रकार का द्रव्य हो सकता है। कौन कौन सा? एक हो सकता है ठोस, एक हो सकता है द्रव और एक हो सकता है गैस। ये तीनों फॉर्म में हो सकता है, ये ठोस, द्रव और गैस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म में हो सकता है ये द्रव्य। तो ये द्रव्य जो है ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। वो किसने बताया था? ये बताया था आर्थो एन लायुसिए ने बताया था, ठीक है। और अगर लायुसिए का जन्म और मृत्यु पूछी जाए तो ये आपका कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो वो होता है 1743 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1794 ईस्वी में, ठीक है। ये चीज़ भी आप जानते रहिए। तो अगर देखा जाए तो इनका जन्म 1773 ईस्वी में और मृत्यु इतनी ईस्वी में हुई थी। लेकिन इसका अगर देखा जाए कि ये सिद्धांत कब इन्होंने दिया, तो वो सिद्धांत इन्होंने दिया था 1779 ईस्वी में। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगला देखते हैं हम लोग का अगला नियम क्या था। तो इसको रफ करते हैं पहले। अगला क्या था हमारा? अगला था दूसरा नंबर जो था वो था स्थिर अनुपात का नियम। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया? किसी यौगिक का द्रव्यमान हमेशा समान होगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये कोई यौगिक है या तत्व है, इन्होंने बताया इस नियम के अनुसार स्थिर में, ये नियम कब आया? स्थिर अनुपात का नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ कौन थे? इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे आपके जोसेफ प्राउड्स। इन्होंने इस नियम को दिया था। जोसेफ प्राउड्स का जन्म अगर देखा जाए तो 1754 में हुआ था और इनकी मृत्यु अगर देखी जाए तो 1826 ईस्वी में,
ठीक है, ये हुआ। तो इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया था कि इस नियम में किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? समान होगा, समान होता है, सदैव समान होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था स्थिर अनुपात के नियम के अंतर्गत। तो अब इसका अनुपात समान कैसे होगा? मान लीजिए कि अगर जोसेफ फारोस्ट ने किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, तो ये चीज़ इन्होंने बताया। किस आधार पर बताया वो चीज़ देख लेते हैं। एक नमूना लिया, किस चीज़ का नमूना लिया? तांबे का प्रतिशत, तांबे का प्रतिशत लिया। अगर तांबे का प्रतिशत में इन्होंने देखा तो क्या देखा इन्होंने कि प्राकृतिक और संश्लेषित में इन्होंने देखा है तांबे का प्रतिशत। तो इन्होंने बताया कि तांबे का अगर प्रतिशत प्राकृतिक में देखें तो होगा 51.35 का प्रतिशत होगा, किसमें? प्राकृतिक में। तो संश्लेषण में कितना होगा? उसमें भी इन्होंने यही बताया कि तो होगा 51.35%। ये चीज़ें इन्होंने बताया कि अगर किसी यौगिक के तत्व का द्रव्यमान, अगर यहाँ पर देखिए तत्व क्या है? तांबा एक तत्व है, तो इसका द्रव्यमान जो है उसका अनुपात बताया कि 51.35% प्राकृतिक में होता है और 51.35 संश्लेषित में होता है। ये चीज़ इन्होंने बताया। और क्या बताया? और इन्होंने कार्बन का प्रतिशत बताया। कार्बन का प्रतिशत, इसको कैसे बताया इन्होंने? इसको भी इन्होंने बताया कि 9.74। ये कहाँ पे है? तो ये आपका प्राकृतिक में है। प्राकृतिक में अगर ये 9.74 है तो ये संश्लेषित में कितना होगा? 9.74 ही होगा। ये चीज़ें तो इससे पता चलता है कि किसी भी यौगिक का तत्व के द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या होगा? समान होगा। मतलब अगर या तो प्राकृतिक में हुआ तो फिर भी वो उतना ही होगा, और संश्लेषित में भी होगा तो भी वो तत्व का द्रव्यमान समान होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके आगे हम लोग अगला वाला देखते हैं, इसको रफ करके। ये दूसरा था, और तीसरा अब हम लोग देखेंगे। तीसरा था गुणित। तीसरा क्या था? गुणित तीसरा था गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या है और ये कब लागू हुआ? तो ये आपके
ने इसे कितने बताया, 1803 ईस्वी में बताया इसको। ठीक है, डाल्टन ने इसको 1803 ईस्वी में बताया। लेकिन अभी हम देख लेते हैं इनका कि जन्म कब हुआ था। 1776 से 1884 तक ये रहे पृथ्वी पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन्होंने बताया यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं या बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। तो ये इन्होंने बताया कि यदि दो तत्वों के दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं या तो बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयोजन होने वाले द्रव्यमान छोटे परमाणुओं के अनुपात में होते हैं। तो अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में अगर देखें हम लोग तो देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है। मान लीजिए हाइड्रोजन 2 ग्राम है और इसी में ऑक्सीजन कितना मिला दिया गया, ऑक्सीजन जो मिलाया गया वो कितना मिलाया गया, 16 ग्राम। तो इसका अगर जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जल। जल जब बनता है तो कितना हो जाएगा, जो ये 16 है, 16 में 2 जुड़ा तो कितना हुआ, 18 ग्राम ये चीज़ें। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर हाइड्रोजन को अगर हम लोग 2 ग्राम और ऑक्सीजन को 32 ग्राम कर दें तो उसमें क्या होगा, देखिए 2 ग्राम ऑक्सीजन हुआ है और 32 ग्राम जल ऑक्सीजन ले लिया तो हमारा बन जाएगा, वो बन जाएगा 34 ग्राम जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा जल नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
ये बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि इसका अनुपात जो है कितने में होगा, तो इसका अनुपात जो होगा 1:2 में। इसका अनुपात कितने में होगा, तो इसका अनुपात जो होगा, ये देखिए ये 16 है और ये 32 है, तो ये इसका अनुपात कितना और 16 दूनी 32, तो इसका अनुपात 1:2 के रेशियो में लिया जाएगा अनुपात में। ठीक है, इसका अनुपात 1:2 के अनुरूप लिया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने बताया इसमें गुणन अनुपात के नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये रहा। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगला जो है, इसको रफ करके पहले अगला जो दिया इन्होंने, अगला जो है इसमें अगला जो नियम है वो है चौथा नियम। और चौथा नियम क्या है, वो है गैर लुसैक का गैसीय सिद्धांत। गैसीय नियम, क्या गैसीय नियम, यही था ना। तो इसको किसने बताया, तो इसको आपको बताया था किसने, गैर-लुसैक, जैसे लिखा ही है गैर-लुसैक इनका नियम। ये खुद अपने ही नाम पे इन्होंने अपना नियम रखा। तो इन्होंने इस नियम को दिया था। गैर-लुसैक का नियम जो आया था वो कब आया था, 1808 ईस्वी में इसको बताया। किसने बताया, गैर-लुसैक ने। गैर-लुसैक, या तो इसको हम लोग इनका पूरा नाम अगर देखें तो इनका पूरा नाम था जोसेफ लुइस गैर-लुसैक, इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो इन्होंने ये दिया था। तो इन्होंने ये बताया था जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं, मिलती हैं, मतलब गैसें संयुक्त होती हैं, तो क्या होता है, संयुक्त होती हैं या मिलती हैं या बनती हैं, तो उसमें क्या, तो उनके आयतन समान सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात में होते हैं। तो ये कब होते हैं, जब
ताप और दाब समान हो। जब ताप और दाब समान हो, ठीक है। तो ये था, ये बताया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती है, तो संयुक्त होती है या मिलती है, बनती है, कुछ भी आप लिखिए, ठीक है। तो उसके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात का मतलब हो गया, एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का कितना मिलीलीटर ले लें। हाइड्रोजन को अगर हम लोग 100 मिलीलीटर ले लेते हैं, तो उसमें ऐड करते हैं कितना, ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन हम लोग ऐड करते हैं। ऑक्सीजन जो ऐड करते हैं वो करते हैं 50 मिलीलीटर। तो हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। कितना पर, जल जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 100 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताया कि इसका अनुपात होता है, सरल अनुपात होता है। तो इसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि ये देखिए, यदि 100 मिलीलीटर, यहाँ पर देखिए हम लोग देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन जो है 100 मिलीलीटर है, तो ऑक्सीजन जो है 2 मिलीलीटर होगा, ऑक्सीजन 2 मिलीलीटर होगा, और 100 मिलीलीटर जल बन जाएगा उसमें, नहीं। तो ये जो 100 मिलीलीटर है, तो इसको हम लेते हैं 2, और अनुपात में देखते हैं 1:2। तो ये चीज़, इसका अनुपात इन्होंने बताया कि ये ताप, और ये कब होगा, जब समान दाब और समान ताप होगा, तो ठीक है। तो 2:1 के रेशियो में इन्होंने अपनी थ्योरी दी, जिसको हम लोग बोलते हैं गैर-लुसाय का गैसीय सिद्धांत, ठीक है। ये कब आई, तो ये आई थी 1808 ईस्वी में, और तो इन्होंने इतने में दी थी, ठीक है। तो इस सिद्धांत को देखते हुए अवोगार्डो ने अपना सिद्धांत दिया। अवोगार्डो का सिद्धांत जो है वो कब दिया था, तो 1808 ईस्वी में ये इन्होंने दिया था, गैसीय नियम सिद्धांत। तो उन्होंने, अवोगार्डो ने जो सिद्धांत दिया तो 1811 ईस्वी में दिया। तो हम लोग इसको रफ करके उसके बारे में भी आपको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 5वां मूल नियम होगा आपका, ठीक है। चलिए, ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको ना समझ में आ रहा हो वो कमेंट करके बता दे कि सर थोड़ा और डीप बताइए, या उसको कैसे हम बताएं कि जिससे आपको समझ में आए। तो वो चीज़ें आप बताते रहिए, ठीक है। हाँ, तो अगला वाला सिद्धांत जो है हमारा, वो है अवोगार्डो का नियम। जो अगला सिद्धांत है या अगला नियम है, वो है अवोगार्डो का नियम। तो वो 5वां नियम होगा। क्या होगा, अवोगार्डो का नियम। अवोगार्डो का नियम, अवोगार्डो का नियम। अब देखिए, जो अवोगार्डो का नियम है, इसको किसने दिया था, तो अवोगार्डो ने दिया था। उन्होंने अपने ही नाम पे रखा है। किसने दिया था, अवोगार्डो ने दिया था। अवोगार्डो ने दिया था। तो कब दिया था, तो ये अभी मैंने इससे पहले ही तुरंत ही बताया है कि 1811 ईस्वी में इन्होंने दिया था इसको, इस सिद्धांत को बताया था। तो 1800 कितने में, 1811 ईस्वी में, 1811 ईस्वी में। लेकिन अवोगार्डो का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, इसके बारे में भी देख लीजिए। 1776 से लेके 1856 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये इनका जीवन काल रहा है।
1776 से 1856 ईस्वी तक। ठीक है, तो समान ताप और दाब पर समान ताप और दाब पर सभी गैसों का के समान सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या जो होगी वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए। तो किस प्रकार समान होनी चाहिए, तो इन्होंने उसको एक हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे पहला, इसमें देखिए हम लोग बीकर बना लेते हैं। ये एक बीकर हो गया, दूसरा बीकर, ये तीसरा बीकर और ये चौथा बीकर। चौथा बीकर को मैं बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है, इसी में जो है तत्व बनेगा, जो भी बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहले बीकर में मान लीजिए कि हम जो संख्या लेंगे, ये हाइड्रोजन की संख्या है। क्या है, हाइड्रोजन का एक आयनीय संरचना जो है, हाइड्रोजन का एक आयतन। ठीक है, और हाइड्रोजन का एक आयतन इसमें है। ठीक, और इसमें देखिए, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का आयतन है। ऑक्सीजन का एक आयतन, और जो बनता है हमारा वो क्या बनेगा, वो चीज़ अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन का एक आयतन है। तो इसमें जितने हाइड्रोजन होंगे, मान लीजिए 1, 2, तो ये अपने एक दूसरे से मिल के रहेंगे क्योंकि ये अपनी कक्षा को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1। अब देखिए दूसरे में भी देख लेते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन है क्योंकि हमने हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें भी हम जो संख्या लेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो सेम होने चाहिए। तो वो सेम है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेंगे वो भी सेम होगा, इसका भी आयतन सेम है। ठीक है, तो इन सब में क्रिया करते हैं। जब क्रिया करेंगे तीनों मिलेंगे, जब हाइड्रोजन के एक आयतन, हाइड्रोजन का एक आयतन और ऑक्सीजन का एक आयतन जब क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वो हमको प्राप्त होगा
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल मिलेगा हमको, वो बन जाएंगे। तो वो कितने बन जाएंगे, वो जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि आप देखिए कितने कितने हो गए। इसमें अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 5 जोड़े इसमें हैं, 5 जोड़े इसमें, 5 जोड़े इसमें। तो इस बीकर में जो रहेगा वो कितना बन जाएगा, वो 10 हो जाएगा। यानी एक ये हो गया, ये जल के जो जल फॉर्म में आएगा तो वो कितना में हो जाएगा, हाइड्रोजन जल ये हो गया। ठीक है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सभी में 10 ही अणु हैं। तो ये किसका बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जल का, क्या बन जाएगा, जलवाष्प। जलवाष्प के 2 आयतन, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये समझ लीजिए आप, इन्होंने ये बताया कि देखिए समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या जो होगी वो समान होगी। देखिए यहाँ पे भी 10 अणु है, यहाँ भी 10 अणु है, यहाँ भी 10 अणु है, और जो जल वाष्प के 2 अणु बने हैं वो भी 10 ही हैं। ठीक है, तो ये समान होनी चाहिए। वो किसने बताया, आवोगाड्रो का नियम सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया। ठीक, तो अब ये तो था हमारा, क्या था, रासायनिक संयोजन के नियम के 5 कितने इसके नियम होते हैं, मूल नियम जो होते हैं 5 होते हैं, उन 5 के हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद साथियों।